नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 की अगर आप भरने जा रहे हैं तो एक बार ये 10 नए इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर जान लें। इन अपडेट के बिना अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर कई सारे फायदे बेनिफिट दिए जाते हैं। किस तरह आपको आईटीआर फाइल करनी है, कौन सा आईटीआर फॉर्म लेना होता है, क्या क्या इनकम होती है, क्या टैक्स लैब आप पर एप्लीकेबल होती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो से आप आसानी से सभी चीजें जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह आपको सारी चीजों को बेसिस बनाकर अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करनी होती है। कई लोगों को पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आप पूरी तरीके से वीडियो कंप्लीटली अगर देखते हैं तो इनकम टैक्स लॉ के बारे में ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन के बारे में लिखा हुआ है वो सारी डिटेल हमने कवर करने की कोशिश करी है ताकि आप आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर अपनी आईटीआर कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करवाते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप खुद से भी करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस बहुत ही रीजनेबल रेट में ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं। कई लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आइए आ जाते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को समझ लेना है ताकि आईटीआर फाइलिंग करते वक्त या पेपर डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहले यह समझेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन दिया गया है। इस डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको चलना है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन कौन होंगे? अगर आप रेसिडेंट है और अगर आपकी एज 60 से लेकर 79 के बीच में है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन ऐसे ही आप नहीं माने जाएंगे। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तभी आप सीनियर सिटीजन होंगे और उस केस में जो भी इनकम टैक्स का फायदा बेनिफिट दिया गया है वो सारा फायदा बेनिफिट आपको मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन कह लें, ये भी यहां पर ध्यान रखिएगा रेसिडेंट होने चाहिए और 80 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन नहीं सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। अच्छा, एक और कैटेगरी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। यहां पर अगर आप रेसिडेंट है और 75 साल या उससे ज्यादा एज है तो आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। तो यहां पर अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है तो ये फायदा बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है। इसमें कई सारी कंडीशन है, वो आगे हम समझेंगे क्या क्या कंडीशन है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं करनी होती है। अच्छा, एक और कैटेगरी है नॉन सीनियर सिटीजन, यानी अगर आप 60 साल से कम है, यानी एक आम आदमी, आम नागरिक 60 साल से कम होगा, वो नॉन सीनियर सिटीजन माना जाएगा। अच्छा, अगर कोई एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो उसका क्या होगा? क्या वो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा? क्या उसको बेनिफिट यहां पर मिलेगा अगर उसकी एज 60 साल से ज्यादा, 80 साल से ज्यादा है? तो ऐसा नहीं है। यहां पर अगर कोई एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो उसे कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का फायदा नहीं मिलेगा। यहां पर उसे नॉर्मल जो नॉन सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है वही फायदा दिया जाएगा। अच्छा, पेंशनर को ध्यान रखिएगा, अगर पेंशनर है तो हो सकता है वो सीनियर सिटीजन हो या ना भी हो सकता है वो सुपर सीनियर सिटीजन हो या ना भी हो। अगर पेंशनर की एज 60 से कम है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा, अगर 60 से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ये आपको खुद को पता करना होगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं आपके लिए क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हो सकती है। तो एक बार आप अपने इनकम सोर्स जो है वो चेक कर लें। पेंशन इनकम हो सकता है, अगर आप एक पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, प्राइवेट कंपनी के है, तो आपको पेंशन इनकम आ रही है। पेंशन इनकम दो तरीके से होती है, एक तो कम्यूटेड पेंशन होती है जो आपको लंप सम मिलती है
सरकार द्वारा ये आपकी एग्जेम्प्ट रहती है। अगर प्राइवेट कंपनी से मिल रही है तो 50% या फिर 1/3% जो है वो आपके एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर अनकम्यूटेड पेंशन यानी मंथली पेंशन जो आपको मिल रही है वो आपकी पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन यहाँ पर आपको मिलती है, मान लीजिए अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके फैमिली मेंबर्स जो स्टूडेंट्स हो गए, जो बच्चे हो गए या उनकी जो वाइफ है, उनके घर वालों को जो पेंशन मिल रही है वो आपकी फैमिली पेंशन होती है। पेंशन इनकम आप सैलरी हेड में दिखाते हैं और फैमिली पेंशन जो है उसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। अच्छा, यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है, उसको भी आप आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पर आपको ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा है, ब्याज है, वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। आरडी में अगर आपने निवेश किया है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने निवेश किया है, ब्याज अगर मिल रहा है तो ये भी आपकी इनकम होती है। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम है, एनएससी हो गई, पीपीएफ हो गया, या आपके एमआईएस स्कीम है, या किसान विकास पत्र स्कीम है, किसी में भी अगर आप निवेश कर रहे हैं जो भी ब्याज आपको मिल रहा है वो आपके इनकम सोर्स माना जाता है। रेंट इनकम हो गई, बिजनेस है, प्रोफेशन है, या फिर कैपिटल गेन की, अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लैंड, बिल्डिंग बेची है, गोल्ड बेचा है, ज्वेलरी बेची है, कोई भी तरीका का कैपिटल एसेट बेचा है, आपकी इनकम वहां पर मानी जाएगी। यानी ये इनकम को आपने आईटीआर में दिखाना है, इन पर टैक्स आपको देना पड़ सकता है। डिविडेंड, अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, वहां से अगर कोई डिविडेंड मिला है, ये भी आपकी इनकम हो जाती है। अब मैं बात करूंगा यहां पर वो इनकम जो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगता। पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपकी टैक्सेबल इनकम थी, लेकिन ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। अच्छा, एलआईसी की पैसा जो है वो आपको आया, मैच्योरिटी का पैसा अगर आपको आया है, इस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। ग्रेच्युटी अगर आपको मिला है रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, तो इस केस में भी ये आपका एग्जेम्प्ट होता है। लीव एनकेशमेंट ये भी एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन हमने बताया था, सरकारी गवर्नमेंट से आपको लमसम पेंशन मिल रही है, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिलता है, ये एग्जेम्प्ट है। अच्छा, पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रिपल ई का फायदा मिलता है। ब्याज जो मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट होता है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं एग्जेम्प्ट होता है। पैसा अगर विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी पर या बीच में कभी प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो भी आपका पैसा जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, किसी भी तरह से आपको टैक्स जो वो नहीं लगाया जाता। गिफ्ट अगर आपने लिया है अपने रिलेटिव से, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, किसी से भी अगर आपने गिफ्ट लिया है वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। मैरिज के दौरान अगर आपको गिफ्ट मिला था तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। विल और इनहेरिटेंस में अगर कोई संपत्ति आपको मिली है तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, फ्रेंड से अगर आपको 50,000 रुपए तक की गिफ्ट मिली है, सभी फ्रेंड्स को मिलाकर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 तक एक साल में अगर मिला है, गिफ्ट मिला है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। वीआरएस अमाउंट अगर आपको मिला है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। गैलेंट्री अवार्ड या फिर आर्म्ड फोर्सेस वालों को डिसेबिलिटी अगर पेंशन मिली है तो इस पर कोई भी टैक्स आपको सरकार को नहीं देना है। चौथा पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। पहचाने कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। 4 फॉर्म रहेंगे आपके लिए, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। चारों फॉर्म को अच्छे से समझिएगा। अगर आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, या अगर आपकी कोई HUF है, या टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख के अंदर है, साथ में सैलरी है, पेंशन है, ब्याज की इनकम हो गई, सेविंग का ब्याज हो गया, FD का ब्याज हो गया, इस बार आप 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ITR 1, ITR 4 के लिए भर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर से, म्यूचुअल फंड से है, तो उसके इसमें 1,25,000 तक का गेन है तो वो आप ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम ध्यान रखिएगा 5,000 तक है। आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, अनलिस्टेड शेयर्स नहीं होने चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया में अगर आपकी इनकम आती है, सोर्स ऑफ इनकम आता है, तो उसके इसमें ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपका नहीं आ रहा है तो उसके इसमें ITR 2, ITR 3, ITR 4 आपको देखना होगा। ITR 2 की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, कैपिटल गेन। इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल गेन की इनकम है तो उस केस में आपको ITR 2 भरना आ जाता है। 2 से ज्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, डायरेक्टर अगर आप है किसी कंपनी में, या आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा ITR 1 जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी वो ITR 2 में जा सकते हैं।
अब सिर्फ आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों की बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है उन लोगों के लिए ITR 1 ITR 2 रहता है। अगर ITR 1 के अंदर जो जो चीजें नहीं है, जैसे कैपिटल गेन नहीं है, तो उसके इसमें आप ITR 2 भर सकते हैं। अब कहते हैं ITR 3 किनको बनना है? अगर आपको ITR 1, 2 और 4 नहीं बनना है तो उस केस में ITR 3 में आप ITR फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल HUF बिजनेस वालों के लिए है, प्रोफेशन वालों के लिए। कैपिटल गेन अगर आपका है बिजनेस प्रोफेशन के साथ, कैपिटल गेन है, साथ में सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ITR 1, 2, 4 अगर आप पर एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में ITR 3 जो है वो ऑप्शन आपके पास रहता है। ITR 4 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रिजेंटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA, 44AE अगर ये आप पर एप्लीकेबल है तो उस केस में ITR 4 रहेगा। कैपिटल गेन अगर नहीं है या F&O भी है तो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, ध्यान रखिएगा LLP वालों के लिए नहीं है। टोटल इनकम अगर आपके 50 लाख तक है, सैलरी है, पेंशन है, ब्याज की इनकम हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर दिखा सकते हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 तक रहने वाली है। तो ITR 1, 2, 3, 4 आपको ध्यान रखना है कि ITR 2 और 3 उन लोगों को बनना है जिनकी कैपिटल गेन की इनकम है, उसके लिए ITR 1 और 4 नहीं होगी। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो उस केस में ITR 3 और 4 रहता है। अब 4 तभी भरना है जब आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, अदरवाइज 3 एप्लीकेबल रहता है। ITR 1 के अंदर ना कोई बिजनेस है ना कोई कैपिटल गेन की इनकम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर ITR फॉर्म आपको चुनना है, क्योंकि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने गलत ITR फॉर्म चुन लिया तो आपके साथ क्या होगा, आइए मैं बता दूं। आपके लिए ड्यू डेट सरकार द्वारा दी गई है। इस बार 2 ड्यू डेट आपके पास आने वाली है। ITR 1 ITR 2 के लिए 31 जुलाई रहेगी और ITR 3 ITR 4 के लिए 31 अगस्त रहेगा। मान लीजिए अगर आपने ITR 3 या ITR 4 भर दिया लेकिन आप पर ITR 1 ITR 2 एप्लीकेबल था और 31 जुलाई जा चुका है तो उस केस में फिर आपको लेट फीस लग सकती है। तो यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बार ITR फॉर्म आप प्रॉपर्ली सिलेक्ट करें। पिछले साल हमने देखा था कई लोगों ने ITR 1 जो है वो फाइल किया हुआ था जबकि उनकी शेयर मार्केट की इनकम थी। तो उस केस में यहां पर आपके लिए ITR 2 या फिर ITR 3, क्योंकि अगर F&O है तो ITR 3 एप्लीकेबल होती है, तो ITR 2 एप्लीकेबल आपके लिए नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती इस बार आपको नहीं करनी है। अच्छा, बिलेटेड ITR के लिए 31 दिसंबर रहेगी। यहां पर आपके लिए लेट फीस जो है वो 1000 रुपए लगेगी, 5 लाख से अंदर इनकम है, और 5000 लगेगी 5 लाख से ज्यादा इनकम है। रिवाइज ITR की भी 31 दिसंबर रहेगी, और रिवाइज ITR अगर आप लेट फीस से भरते हैं तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2026 से लेकर आप 31 मार्च 2027 तक, 27 तक, आप 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 मार्च 2027 तक आप रिवाइज ITR भर पाएंगे। लेकिन आपको ये जो लेट फीस है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर आपके लिए टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स स्लैब। अब क्या जानेंगे, यहां पर 4 लाख तक की इनकम वालों के लिए, सभी के लिए होगा, कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख वालों के लिए 5%, 8 लाख से 12 लाख वालों के लिए 10%, 12 लाख से 16 लाख की इनकम वालों के लिए 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम वालों के लिए 20%, और 20 लाख से 24 लाख की इनकम है तो 25%, और 24 लाख से ज्यादा हुआ तो 30%। ये टैक्स स्लैब आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसमें रिबेट आपको मिल जाता है 60,000 रुपए तक का अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है। साथ में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है अगर आपको पेंशन सैलरी आ रही है, तो 12,75,000 का फायदा आपको उसमें मिल जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ नॉर्मल इनकम होगी। अगर आपकी स्पेशल इनकम हुई और नॉर्मल इनकम कम है तो स्पेशल इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ सकता है। सरचार्ज की बात करें तो पहले 50 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर इनकम है तो उस केस में 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। मैक्सिमम सरचार्ज यहां पर 25% रहेगा। ओल्ड रिजिम में 37% रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% रहेगा विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% विद इंडेक्सेशन, और विनिंग के केस में आपको 30% टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। कई लोगों की विनिंग की इनकम होती है, ध्यान रखिएगा 30% तो आपको जाएगा, 4% सेस और आपको देना होता है। ओल्ड रिजिम की बात करें तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो 5%, 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ये सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज्यादा है, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट आपको लग जाएगा। रिबेट यहां पर 12,500 आपको सिर्फ सीनियर सिटीजन केस में मिलेगा, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में नहीं दिया जाएगा। और 5 लाख तक की इनकम आपकी होनी चाहिए।
इस पे चाहे नॉर्मल है या स्पेशल इनकम है, दोनों को कंसिडर किया जाएगा। सरचार्ज की बात करें तो 50 लाख तक नील है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% मैक्सिमम सरचार्ज यहां पर चार्ज किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन के साथ, और विनिंग के केस में आपको 30% जो है वो टैक्स रेट लगेगा। अब आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शन आपको मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे डिडक्शन आपको 12 लाख के ऊपर दिए जाएंगे। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 75,000 रुपए का। फैमिली पेंशन अगर आपको आ रही है तो 1/3 आपको फैमिली पेंशन या फिर 25,000 जो भी लोअर होगा उसका फायदा आपको मिल जाएगा। अच्छा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको रेंट में मिल जाता है अगर आप लेट आउट करते हैं। अच्छा अगर आपको होम लोन लिया हुआ है, ब्याज आ रहा है तो वो भी आप रेंट के अंदर से कम कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 आप दिखा सकते हैं, पहले 1 दिखाते थे लेकिन अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। यानी दूसरा घर अगर आपका खाली पड़ा हुआ है तो उसको आप बिना भाड़े पे चढ़ाए हुए आप उसको वेंकेट दिखा सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। पहले आपको नॉशनल रेंट इसमें दिखाना पड़ता था। ग्रेचुटी हो गई, पेंशन हो गई, वीआरएस हो गया, लीव एनकैशमेंट, ये भी फायदा आपको मिलता है। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि का ब्याज जो है वो भी आपके लिए डिडक्शन मिल जाता है। कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिलता है 54 EC 54F में। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का फायदा मिलता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट का फायदा आपको मिलता है। सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपए और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 का फायदा आपको इसमें दिया जाता है। LIC मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाता है। एग्रीकल्चर इनकम का गिफ्ट रिसीव किया है रिलेटिव से, मैरिज में, विल, इनहेरिटेंस में। अच्छा नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट है सैलरी वालों के लिए। अगर आपको लैपटॉप मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, डेली अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। ब्लाइंड हैंडीकैप वालों के लिए 3200 रुपए पर मंथ, ये आपको यहां पर अलाउंस जो है न्यू रिजिम में भी अलाउ किए जाते हैं। अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर 80CCD 2 के अंदर तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का फायदा आपको मिल जाता है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा बिजनेस के केस में, एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 44AD 44AE 44AD का फायदा मिल जाता है। अग्निपथ स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फायदा आपको मिलता है, और नए एम्प्लॉय केस के अंदर 80JJAA के अंदर न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो उस केस में क्या क्या डिडक्शन आपको मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगा, जो हमने न्यू रिजिम में बताया वो सारे डिडक्शन तो आपको मिलेंगे ओल्ड में। इसके अलावा भी ये डिडक्शन आपको मिलेंगे। एटीसी का 1.5 लाख का फायदा मिलता है। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, 5 साल की एफडी बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या होम लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं, 1.5 लाख का फायदा आपको एटीसी में मिल जाता है। एटीसीसीडी 1B के अंदर सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर आप एनपीएस में 50,000 का फायदा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 25,000 रुपया या 50,000 सीनियर सिटीजन है, अगर आपके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो भी 50,000 का फायदा मिलता है। 24B के अंदर होम लोन इंटरेस्ट, यहां पर आपको 2 लाख तक का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी मिल जाता है, लेट आउट पे तो मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे भी मिल जाएगा। एचआरए अलाउंस आपको मिल जाता है। एटीई एजुकेशन लोन पर जो भी ब्याज है 100% आपको डिडक्शन मिलता है 8 साल के लिए। एटीटीटीए एटीटीटीबी के अंदर 10,000 और 50,000 एफडी का जो ब्याज आ रहा है, किसी भी डिपॉजिट का ब्याज आ रहा है उसका डिडक्शन मिलता है। एटीजी के अंदर अगर आप डोनेशन करते हैं 100 से लेकर 50% तक आपको मिल जाता है। एटीजीजीसी पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करते हैं 100% का डिडक्शन आपको दिया जाता है। 80DD के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, डिपेंडेंट को जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको डिसेबिलिटी है, 75,000 रुपए अगर सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है, और सीवियर डिसेबिलिटी होने पर 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है। 80U के अंदर अगर आपको सेल्फ डिसेबिलिटी है तो 75,000 और 1,25,000 इस तरह से आपको दिया जाएगा। 80GG बात करते हैं अगर आपको एचआरए का फायदा नहीं मिल रहा है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं है तो सेल्फ आप रेंट का फायदा ले सकते हैं। एचआरए का बेनिफिट अगर आपने नहीं लिया तो पूरे साल में 60,000 रुपए का फायदा आपको मिलता है अगर आपने जो भी रेंट दिया है, यानी महीने का 5,000 रुपया। कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस है उसका फायदा आपको मिल जाता है। 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं, नॉन सीनियर सिटीजन है 40,000 का फायदा मिलेगा, सीनियर सिटीजन है 1 लाख का फायदा आपको मिलता है। बिजनेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, कमीशन, लीगल, ऑडिट फीस, सारे बिजनेस एक्सपेंस का फायदा आपको ओल्ड रिजिम में मिल जाता है। 80CCC अगर आप एन्युटी प्लान में निवेश करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें डालते हैं तो उसका फायदा डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 80C, 80CCC, 80CCD1 इन सभी को मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा रिलीफ आपको मिलती है 89 की, अगर आप एरियर ऑफ सैलरी है, एडवांस सैलरी है तो आपको फायदा इसमें मिल जाता है। कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। अगला आ जाता है एग्जम्पशन, हमने बात करी थी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए,
तो ये एग्जम्पशन आपको मिलता है। अगर आप रेसिडेंट है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, 75 साल या उससे ज्यादा एज है, पेंशन और सेविंग और एफडी का ब्याज आपकी एक बैंक में आना है, कोई अदर इनकम आपकी नहीं है, जैसे बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, एफडी नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में आपको डिपॉजिट नहीं करना है, रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई भी अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। आपको एक फॉर्म जमा करना है 12 BBA 125, स्पेसिफाइड बैंक को स्पेसिफाइड बैंक आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा, जो भी आपकी पेंशन है, सेविंग है, एफडी है, इसमें से कोई डिडक्शन है वो कम करने के बाद, रिबेट देने के बाद जो भी टैक्सेबल इनकम आएगी, अगर 12 लाख से ज्यादा हुआ तो कोई टैक्स अगर आया तो वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। पेंशनर को यहां पर फिर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, और एक साथ में 15G 15H जो है वो सेविंग या एफडी इंटरेस्ट के लिए कोई फॉर्म जमा नहीं करना, अगर आप ये एक फॉर्म जमा कर देते हैं। अब आ जाते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जो सीनियर सिटीजन को मिलती है। कोई एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन की है, रेंट की है, पेंशन इनकम है, कोई एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बिजनेस प्रोफेशन है तो ध्यान रखिएगा 10,000 रुपए तक आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है। 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपको ब्याज 8.2% का मिलता है। 30 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। आप फिजिकल यहां पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, ITR 1, ITR 4 इसमें आप भर सकते हैं। अच्छा, बैंक द्वारा 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाता है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आपको यहां पर सुविधा दी जाती है। अगर आपके बच्चे हैं जो आपको घर से बेदखल कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा इस एक्ट के तहत आपको प्रॉपर मेंटेनेंस दिया जाएगा, हर महीने 10,000 रुपए का। और आपका घर भले ही आपने गिफ्ट में क्यों ना दे दिया अपने बच्चों को लव एंड अफेक्शन के केस में, फिर भी आपका जो घर है वो आपका ही माना जाता है। अच्छा, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता अगर आप रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत आते हैं। यानी अगर आपका कोई घर है, इसको आप लोन पे दे देते हैं और आपको जो लोन है वो आपको मिलता रहता है, इसका ब्याज आपको मिलता रहता है, इसे रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। घर को आपने गिरवी रख दिया और पैसा आपको हर महीने मिलता रहता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। आपके जाने के बाद आपके बच्चों को पूछा जाएगा, अगर वो लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो घर उनका, अदरवाइज बैंक जो है वो घर बेचकर अपना पैसा निकाल लेती है। तो इस केस में जो भी इनकम आपको होती है, कि गेन आपको होता है, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगता है। इन्फ्लेशन ध्यान रखिएगा, इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिलता है। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बेच रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं, तो उस केस में इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिल जाता है। टीडीएस रिफंड आपका फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आप आईटीआर भरते हैं तुरंत आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, अगर कोई लिटिगेशन होता है तो पहले आपको सुना जाएगा, फास्ट हियरिंग जो है वो आपकी चलाई जाती है। इसके अलावा आपको आधार पैन कार्ड लिंक करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट पूरी तरीके से आपको समझने हैं। आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो ये सारे 10 पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए। अगर इन पॉइंट की सारी जानकारी है तो आप आसानी से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हमसे फाइल करवाना है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।